स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू क्लैट पीजी चैनल में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। गाइस, केस लॉस की सीरीज चल रही है जहां पे आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आइए चलते हैं, विदाउट एनी फर्दर अडू इस केस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप साइटेशन देख लीजिएगा। 1980 का ये जो केस है, 5 जजेस की बेंच थी इस केस के अंदर। इसकी साइटेशन अगर आपको नोट डाउन करनी है तो आप कर सकते हैं। बेंच के अंदर गाइस आप देख सकते हैं ये बेंच के मेंबर्स थे, और बेंच के मेंबर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस केस में जो हेल्ड किया गया, इस केस का सिग्निफिकेंस गाइस आज तक के रेलेवेंट है। सबसे पहले गाइस बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, जो ब्लैक एक्ट कहा जाता है ना, जो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स देखे, मतलब ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स जो कि शायद रिक्वायर्ड भी नहीं थे, बहुत हद तक की मिनर्वा मिल्स के केस से उसको स्ट्राइक डाउन किया गया। गाइस, अमेंडिंग पावर के ऊपर बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, इट इटसेल्फ इज द बेसिक स्ट्रक्चर, और साथ ही हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये 4 पॉइंट्स गाइस, प्लीज रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स। चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस हुआ क्या, मिनर्वा मिल्स क्या थी? टेक्सटाइल कंपनी थी, और इसको सरकार ने टेक ओवर कर लिया था, और एक कानून के अंदर टेक ओवर करा गया था। इट इज द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर। अब क्या हुआ, अब इस कंपनी ने, मिनर्वा मिल्स ने क्या किया, इस टेक ओवर को कर दिया चैलेंज। प्रोसीडिंग्स के दौरान जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जो इंसर्शंस हुए थे ना, वो भी इशू का मतलब केस का मुद्दा बन गए, इशू का हिस्सा बन गए। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था, पार्लियामेंट अटेम्प्टेड टू, पूरी तरह से पार्लियामेंट में सरकार का रूलिंग पावर ने अपनी अमेंडिंग पावर को एक्सपैंड करने की पूरी हद तक की कोशिश करी। प्रोटेक्शन यहाँ पे कानूनों को दिया गया, इंप्लीमेंटिंग ड्यूरिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो सभी कानून जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया, और जुडिशरी का जो पावर है जुडिशियल रिव्यू करने का, उसको कहीं ना कहीं सबसाइड करने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रोविजंस प्लीज गाइस ध्यान रखिएगा। 31C, आर्टिकल 368, आर्टिकल 14, 19 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कुछ सेक्शंस हैं, बट आप उसको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जानना कि कोर लीगल इश्यूज क्या थे सुप्रीम कोर्ट के साथ। गई सबसे पहला इशू ये था, क्या पार्लियामेंट अपनी अमेंडिंग पावर को एनलार्ज कर सकती है बिना किसी लिमिटेशन के? क्या पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है? क्या पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एब्सोल्यूट प्रायोरिटी रखती हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर? क्या सेक्शन 4 और 55 ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? ये सारी चीजें मुद्दा थी। आइए देखते हैं। सेक्शन 55 को स्ट्राइक डाउन कर दिया सबसे पहले। तो सेक्शन 55 अमेंडेड आर्टिकल 368, तो सेक्शन 55 के थ्रू आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया था, और उसमें ये इंसर्ट किया गया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्वेश्चन नहीं करा जा सकता है किसी भी कोर्ट में। इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर वाज अनलिमिटेड, द कोर्ट स्ट्रक इट डाउन। इसको भी स्ट्राइक डाउन कर कि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो अनलिमिटेड है, इसको स्ट्राइक डाउन कर। सेक्शन 55 के एस्पेक्ट में कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, और जुडिशियल रिव्यू को कतई भी रिमूव नहीं किया जा सकता है। हेंस इस केस से निकल के आया कि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। आगे देखिए, जब सेक्शन 4 42nd अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन 4 जो कि सेक्शन जो कि आर्टिकल 31C को एक्सपैंड कर रहा था डीपीएसपी के एस्पेक्ट में। अर्लियर क्या था, अर्लियर सिर्फ लॉज इंप्लीमेंटिंग आर्टिकल 39B 39C प्रोटेक्शन पा रहे थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इन्होंने ये किया कि ये जो प्रोटेक्शन 39B और C को दिया गया था,
सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को दे दिया और ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सपेंशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये कहा कि अगर आप अनलिमिटेड प्रायोरिटी डीपीएसपी को दे रहे हो तो आर्टिकल 14, 19 वॉयलेट हो रहा है और साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर भी वॉयलेट हो रहा है। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के सुपीरियर कभी भी नहीं हो सकते। एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यही चीज निकल के आई। ये पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में एक ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई सुपीरियर नहीं है। देयर हैज टू बी अ बैलेंस। फाइनल रिजल्ट गाइज इस जजमेंट का निकल के ये आया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के दोनों ही सेक्शंस 4 और 55 दोनों चैलेंज किए गए थे, उसको स्ट्राइक डाउन किया गया, यानी कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पे लिमिट लगेगी ये बोला। और साथ ही ये बोला कि नहीं, डीपीएसपी सारे डीपीएसपी को आप प्राइमेसी नहीं दे सकते हैं, वो पार्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को रीअफर्म यहाँ पे किया गया। अब यहाँ पे गाइस हर एक जज का अपना अपना ओपिनियन था। जस्टिस पीएन भगवती का पार्टली डिसेंटिंग ओपिनियन था, ठीक है, इनवैलिडिटी को लेके उन्होंने ये अग्री करा था कि पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती बेसिक स्ट्रक्चर को, लेकिन सर्टेन एस्पेक्ट्स रिलीफ को लेके उनका डिसेंटिंग ओपिनियन था, बट ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये देखिए कि क्या क्या निकल के आया है, ठीक है। सबसे पहले लिमिटेड अमेंडिंग पावर, पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 368 इज इटसेल्फ सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर, पहली बात ये। दूसरी बात, जुडिशियल रिव्यू एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरी बात, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट्री है, एंटागोनिस्टिक नहीं है। एंड लास्ट गाइस, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया, सेक्शन 4 और 55। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑल ओवर अभी तक की अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करा गया है। बहुत सारी चीजें 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हुई, प्रीएम्बल में चेंजेस हुए, देन वी सीन दैट फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, तो मेजर बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को रीइंफोर्स किया, जुडिशियल रिव्यू, लिमिटेड अमेंडिंग पावर, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी और हार्मनी बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। तो गाइस इसी के साथ हमने आज के इस केस लॉ को भी एंड करा है, बट आप लोगों को क्या करना है, कीप ऑन रिवाइजिंग दीज केसेस, छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लीजिए। वैसे भी मैंने आपको पॉइंटर्स में ही नोट्स दिए हैं, आप बस इसको 4-5 पॉइंट्स में लिख लीजिए, उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अपने आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड।